हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। भारत के विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर जी ने अभी हाल ही में एक संबोधन के दौरान ये बातें कही हैं कि पाकिस्तान के साथ हम तब तक बेहतर तरीके से पेश नहीं आ सकते जब तक कि वह आतंकवादियों को दिया जाने वाला समर्थन समाप्त नहीं कर देता, उसको विखंडित नहीं कर देता। हम सभी जानते हैं कि पाकिस्तान के द्वारा बीते कुछ समय से जिस तरीके से घुसपैठ को बढ़ावा दिया गया है जम्मू के क्षेत्र में और आतंकवादी गतिविधियों को समर्थन दिया जाता रहा है, इससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि पाकिस्तान चाहता ही नहीं है कि भारत के साथ मिलकर के शांति पर हम बातचीत करें और दोनों देशों में शांति सुव्यवस्था को बहाल किया जा सके। दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि जयशंकर साहब ने यह स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि पहले का समय अलग था। पहले भारत के द्वारा कोशिश की जाती थी, अलग अलग समय अंतराल पर कोशिश की गई कि हम आपके साथ शांति वार्ता करें, बातचीत करें, बातचीत के माध्यम से अपने विवादों को सुलझाने पर बल दें। लेकिन अब हम बातचीत करेंगे ही नहीं, अब वह दौर समाप्त हो चुका है। यहाँ पर मुझे रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा लिखी गई एक कविता की कुछ पंक्तियाँ याद आती हैं, जबकि उन्होंने ये कहा था कि छीनता हो सत्व कोई और तू, त्याग तप से काम ले यह पाप है, पुण्य है विच्छिन्न कर देना उसे, बढ़ रहा तेरी तरफ जो हाथ है। यहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर के भाव जयशंकर जी के भाव से थोड़े मिलते हुए दिखते हैं। एस जयशंकर जी ने लगभग इसी भाव में कहा है कि आप एक तरफ इन्विटेशन दे रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री महोदय को SCO शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के समिट में पार्टिसिपेट करने के लिए, और दूसरी तरफ आप लगातार आतंकवादी गतिविधियों को समर्थन देते रहते हैं। ये कहाँ का न्याय है? ये कहाँ की कूटनीति है? और ऐसी कूटनीति यदि आप रखते हैं तो बेहतर है कि हम आपसे एज सच कोई भी वार्ता नहीं करना चाहते हैं। ये बातें एस जयशंकर जी ने अभी हाल ही में एक संबोधन के दौरान कही हैं, इसीलिए यह विषय अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि अक्टूबर माह में पाकिस्तान में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक का आयोजन होना है और इसी के आधार पर पाकिस्तान के द्वारा भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को उस सम्मेलन में औपचारिक तौर पर शिरकत करने के लिए इनवाइट किया गया है। इस बात को लेकर के कयास भी लगाए जा रहे हैं कि क्या भारत के प्रधानमंत्री महोदय इस सम्मेलन में शिरकत करेंगे। हालांकि भारत के स्तर पर इस मामले में औपचारिक प्रत्युत्तर नहीं दिया गया है, औपचारिक तौर पर रिप्लाई नहीं किया गया है, लेकिन जो वस्तु स्थिति है, वस्तु स्थिति से यही जान पड़ता है कि भारत के प्रधानमंत्री महोदय इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। हालांकि मैं आपको यह भी बता दूं कि साल 2023 में भारत के द्वारा जब SCO का आयोजन किया गया था, SCO को होस्ट किया गया था, तब फिर पाकिस्तान के हेड ऑफ द स्टेट, पाकिस्तान के जो भी सर्वेसर्वा थे वो भारत नहीं आए थे और उस समय बिलावल भुट्टो जो कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री की भूमिका में काम कर रहे थे वो यहाँ पर आए थे। तो ये सारी जो कूटनीति है भारत और पाकिस्तान के स्तर पर हाल के समय में देखी गई है। यहाँ पर हम लोग आगे की चर्चा में यह भी समझेंगे कि आखिर क्या ऐसी वजहें रहती हैं जिसके चलते हमें यह समझने की ज़रूरत होती है कि भारत पाकिस्तान के साथ अपनी रणनीति में कुछ एक अंतर जैसा महसूस करता है, और वो अंतर क्या है इसे समझने की ज़रूरत है। साथ ही बांग्लादेश, जहां की अभी हाल ही में तख्तापलट की स्थिति देखी गई, बांग्लादेश में जो वर्तमान में अंतरिम सरकार काम कर रही है वह क्या अपेक्षा करता है भारत और पाकिस्तान के मद्देनज़र, और भारत को इस मामले में क्या सावधानी बरतने की ज़रूरत है, यह भी हम लोग समझेंगे। चूँकि हम सभी जानते हैं कि भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश ये तीनों कहीं ना कहीं एक धागे से जुड़े हुए हैं, है ना। आइए इस चर्चा को और थोड़ा सा समझते हैं, देन फिर इसके अलग अलग पहलू को भी आप अच्छे से देख पाएंगे, उसको और एनालाइज कर पाएंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि कल से यानी 31 अगस्त से शाम में 6 बजे से एक P2I बैच की शुरुआत की जा रही है GS कोर्स के मद्देनज़र। यदि आप IAS 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो आपका स्वागत है इस बैच में। दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल करते हुए आप मात्र 23,999 रुपये में इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। इसके अंतर्गत GS के सभी 4 पाठ्यक्रम, 4 सिलेबस आप कवर कर सकते हैं। SA और CSET की कक्षाएं भी इसके अंतर्गत आपको दी जा रही हैं। दोस्तों, ध्यान रखिएगा, वर्तमान में ग्रेट लर्निंग डेज का खास मौका है, इसी कारण से इस अफोर्डेबल फी के आधार पर आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं।
तो जल्दी से जल्दी इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए और अपनी तैयारी को और बेहतर रूप प्रदान कीजिए। अभी हम लोग बातचीत कर रहे थे, पाकिस्तान ने भारत को SCO बैठक में आने का निमंत्रण दिया है। हालांकि भारत के द्वारा इस मामले में कोई भी एज सच औपचारिक रिप्लाई नहीं किया गया है। ये देखने वाली बात होगी कि आखिर कौन जाता है। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर यह भी ध्यान रखिएगा कि इट इज नॉट मैंडेटरी कि SCO के जो हेड ऑफ स्टेट होते हैं, SCO में दरअसल कई सारे देश शामिल हैं। रूस है, चीन है, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ईरान, ये सभी देश इसके अंतर्गत आ जाते हैं। तो जरूरी नहीं है कि हेड ऑफ द स्टेट को जाना अनिवार्य है, यदि वो न भी जाए तो भी काम चलेगा। गेटिंग इट? तो यहाँ पर ये सारी स्थितियां हैं। जब हम भारत के स्तर पर बात करें, भारत और पाकिस्तान के बीच में कूटनीति और रणनीति के स्तर पर बात करें दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा कि साल 2014 में जब भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी जी ने शपथ ली थी, तो उनके शपथ ग्रहण समारोह में पाकिस्तान की तरफ से नवाज शरीफ आए थे, है ना। तो ये कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी के पहले कार्यकाल में पाकिस्तान के साथ एक नरम रवैया अपनाने की कोशिश की गई। और उस समय आपको ये भी ध्यान होगा कि साल 2019 में भारत और पाकिस्तान के बीच में जो करतारपुर कॉरिडोर है, उस करतारपुर कॉरिडोर को भी शुरू किया गया था। और भारत के माध्यम से जो सिख धर्मावलंबी होते थे वो करतारपुर साहिब जाकर करके और मत्था भी टेकते थे, है ना। लेकिन बाद में स्थितियां बद से बदतर होती चली गई और तनाव और अधिक बढ़ता चला गया है। इस मायने में यहाँ पर जब हम प्रधानमंत्री के तौर पर इनके दूसरे और तीसरे कार्यकाल को देखें, तो सीधे सीधे वर्तमान में भारत सरकार के द्वारा यह नीति अपनाई गई है, हम पाकिस्तान के साथ में कोई भी वार्ता तभी करेंगे जब वह आतंकवादियों को अपनी शह देना, अपना समर्थन देना बंद कर देगा। और ये अपने आप में बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ जब हम बांग्लादेश की बात करते हैं दोस्तों, तो बांग्लादेश में हमने देखा है पिछले दिनों कि वहां तख्ता पलट के बाद में अंतरिम सरकार का गठन किया गया है। और जो मोहम्मद यूनुस साहब हैं वो वर्तमान में वहां पर चीफ एडवाइजर यानी कि मुख्य सलाहकार की भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने बांग्लादेश के बेहतर भविष्य के मद्देनजर यहां तक कहा है कि हम पाकिस्तान के साथ में, हम रूस के साथ में, मलेशिया के साथ में, आसियान के साथ में, सार्क के मद्देनजर बेहतर तरीके से काम करना चाहते हैं। और इसी लिहाज से यह जो मामला है, यह मामला थोड़ा सा पेचीदगी वाला हो जाता है। कारण क्या है? कारण इसका यह है कि भारत ने सार्क से लंबे समय से दूरी बनाए रखी है। सार्क यानी कि साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, दक्षिण एशियाई देशों का सहयोगी संगठन था सार्क। और सार्क में पाकिस्तान की पहुंच के कारण, पाकिस्तान के पैठ के कारण भारत ने कहा कि देखो अब हम सार्क में एज सच ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेंगे। और भारत ने 2016 के बाद से सार्क में एज सच अपनी भूमिका निभानी बंद कर दी। इसके बजाय भारत ने बिम्स्टेक यानी कि बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्नोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन के साथ में पार्टिसिपेट करना शुरू किया। और सार्क की जो स्थिति है, उसका जो प्रभाव है, उसका जो महत्व है, वह धीरे धीरे डिटोरिएट होने लगा। अब जबकि बांग्लादेश में अंतरिम सरकार का गठन हुआ है, ऐसे में बांग्लादेश के द्वारा सार्क के मामले में कुछ नई बातें कही जा रही हैं। बांग्लादेश का कहना है कि सार्क को हम लोग फिर से रिवाइव करें, पुनर्जीवित करें। सार्क हमारे लिए बेहतर भूमिका निभा सकता है आपसी संबंधों को अच्छा बनाने में, आर्थिक सहयोग को बढ़ाने में। यहाँ तक कि बांग्लादेश ने पाकिस्तान के साथ भी पाकिस्तान के उच्चायुक्त को बुलाया और मोहम्मद यूनुस साहब ने उनके साथ बातचीत भी की है। और यह अपेक्षा की है कि हम आने वाले समय में सार्क के साथ, सार्क के माध्यम से बेहतर रवैया अपनाने की कोशिश करें आपस में, है ना। तो ये भी एक एंगल है, इसे भी ध्यान में रखने की आवश्यकता है। इसके अलावा जो रूस है, रूस के साथ भी बांग्लादेश ने अपने महत्व को दर्शाने की कोशिश की है। और हम सभी जानते हैं कि भारत का पाकिस्तान के साथ क्या संबंध है और रूस के साथ क्या संबंध है। जहां पाकिस्तान के साथ विपरीत संबंध है, नकारात्मक संबंध है, वहीं रूस के साथ सकारात्मक संबंध है। वहीं बांग्लादेश के द्वारा यह भी कहा गया है कि हम सार्क और आसियान के बीच में एक सेतु की भूमिका निभाना चाहते हैं।
तो ऐसे में भारत को सावधानी से समझने की जरूरत है कि क्या बांग्लादेश की वर्तमान की जो नीति है वह भारत के राष्ट्रीय हित के अनुकूल है या नहीं है। क्योंकि बीते दिनों ही बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर साहब यानी मोहम्मद यूनुस साहब के द्वारा भारत के उच्चायुक्त को तलब किया गया था और ये आरोप तक लगाया गया था कि भारत के कारण ही बांग्लादेश में बाढ़ जैसी स्थिति पनपी है। ये सारी बातें आपको समझने की जरूरत है कि बांग्लादेश अपने लेवल पर जहां पाकिस्तान, रूस, आसियान, सार्क, मलेशिया इन सभी के साथ अब धीरे धीरे बातचीत शुरू कर रहा है और एक अलग रणनीति अपनाने की कोशिश कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारत ने पाकिस्तान के साथ संबंध को सिरे से नकार दिया है। और यहां पर यह विचार करने वाली बात हो जाती है कि भारत बांग्लादेश के साथ वर्तमान में किस तरीके से पेश आता है। गेटिंग इट? तो ये सारे जो पहलू हैं, ये सारे पहलू यहां पर उभर करके सामने आते हैं। ठीक है जी, यहां पर आप देख रहे हैं मोहम्मद यूनुस ने यह कहा कि हम सार्क को रिवाइव करना चाहते हैं। सार्क को यदि हम रिवाइव करेंगे तो फिर आपसी जो सहयोग है, आर्थिक सहयोग जो है वो और बेहतर हो सकता है। वहीं मैंने आपको इनके बारे में बताया कि बांग्लादेश कैन बिकम ब्रिज बिटवीन आसियान एंड सार्क, और आसियान में 10 देश शामिल हैं भाई, है ना। अब आप समझ रहे हैं ना किस तरीके से इक्वेशन बनता हुआ दिख रहा है। भारत अभी तक बांग्लादेश के साथ एक सकारात्मक रवैया अपनाता रहा था, है ना, जब तक शेख हसीना जी की सरकार थी। और एट प्रेजेंट यहां पर अब अंतरिम सरकार आ गई है और इस अंतरिम सरकार के जो चीफ एडवाइजर साहब हैं वो अब क्या कर रहे हैं, वो कई सारे अलग अलग डायमेंशंस में कई सारे देशों के साथ बातचीत शुरू कर रहे हैं। भारत बांग्लादेश के साथ अब क्या रवैया अपनाता है ये विचारणीय होगा। क्या भारत बांग्लादेश के साथ सकारात्मक रवैया अपनाने को महत्व देगा और किस सीमा तक महत्व देगा, है ना, यह भी विचारणीय है ना। वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश भारत के साथ किस सीमा तक सकारात्मक रवैया अपनाएगा यह भी विचारणीय है, क्योंकि बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान के साथ भी सहयोग को बढ़ावा दे रहा है। बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ भी कह रहा है कि नहीं, हम दोनों आपस में बेहतर तरीके से पेश आए, आर्थिक सहयोग बढ़ाएं, है। तो ये सारी चीजें यहां पर आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। भारत के लिए बांग्लादेश अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण भू राजनीतिक पृष्ठभूमि दर्शाता है। भाई भारत का जो उत्तर पूर्वी इलाका है बांग्लादेश से जुड़ा हुआ है, म्यांमार से जुड़ा हुआ है बांग्लादेश, उत्तर पूर्व से जुड़ा हुआ है बांग्लादेश। तो उत्तर पूर्व के विकास में, उत्तर पूर्व के साथ संपर्क को बेहतर बनाने में और भारत का दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ संपर्क को बेहतर रखने के लिए बांग्लादेश की भूमिका को कैसे हम नकार सकते हैं। लेकिन बांग्लादेश यदि अपने लेवल पर भारत के अगेंस्ट जाकर करके और अपने लेवल पर एक अलग वातावरण तैयार करेगा, एक अलग चेन तैयार करेगा, तो उससे भारत को दिक्कत हो सकती है। पॉइंट टू बी नोटेड, है ना। तो ये सारी स्थितियां यहां पर आपको समझने की जरूरत है। आज की चर्चा में हम लोग इन सभी बिंदुओं को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। निश्चित तौर पर इससे आपको वर्तमान में दक्षिण एशियाई क्षेत्र में जो वैदेशिक गतिविधियां चल रही हैं इसको आप समझ पाएंगे। आज की चर्चा को हम लोग यहीं पर अब विराम देते हैं। आगे मैं आपको फिर से बता दूं कि यदि आप इस 31 अगस्त से शुरू होने वाले बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है इस बैच में। दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल करते हुए वर्तमान में ग्रेट लर्निंग डे सेल के माध्यम से 23,999 रुपये में इस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं फिर किसी और टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।